नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम बताते हैं आपको दिन भर की हर बड़ी खबर और उस खबर की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है। तो आइए देखते हैं फाइनल रिपोर्ट। और सबसे पहले बात होगी आज आईपीएल से जुड़े एक खबर की। आईपीएल जहां चौके छक्कों की गूंज सुनाई देती है, आज वहीं से एक ऐसी आवाज उठी जिसने खेल को राजनीति, राष्ट्रवाद और धर्म के सबसे संवेदनशील चौराहे पर ला खड़ा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदे जाने पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान देकर घमासान मचा दिया। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग। यहाँ खिलाड़ी देश नहीं, प्रदर्शन के दम पर चुने जाते हैं। लेकिन इस बार केकेआर का एक फैसला राजनीतिक और धार्मिक बहस की आग में झुलसता नजर आ रहा है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर के बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने सीधे तौर पर टीम मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उस खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं किया गया तो केकेआर का बहिष्कार किया जाएगा। यही रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कोई इसे राष्ट्रवाद बता रहा है तो कोई नफरत की राजनीति। विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब इसमें एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता शाहरुख खान और उनकी आईपीएल टीम पर सीधा हमला बोल दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर में शामिल किए जाने पर उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम के इस बयान के बाद विवाद और ज्यादा तेज हो गया। शाहरुख खान, जिनकी फैन फॉलोइंग देश विदेश में है, एक बार फिर राजनीतिक निशाने पर आ गए हैं। अब देश 2 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि खेल को खेल ही रहने दिया जाए, और दूसरी तरफ वो जो खिलाड़ियों की राष्ट्रीयता को मुद्दा बना रहे हैं। फिलहाल केकेआर मैनेजमेंट या शाहरुख खान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आईपीएल का मैदान अब सियासी जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है, और क्या क्रिकेट ही रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे ड्रोन को सेना के जवानों ने मार गिराया। ड्रोन से कई राउंड जिंदा कारतूस, हथियार, आईईडी और ड्रग्स बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने पाक की नापाक साजिश को एक बार फिर से नाकाम किया है। नए साल पर एक तरफ जहां पूरी दुनिया जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है।
ड्रोन को देखते हुए सेना हरकत में आ गई है, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से रची गई नापाक साजिश को सेना ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में एक ड्रोन को मार गिराया, जिसमें से कई जिंदा कारतूस और आईईडी, हथियार और ड्रग्स बरामद किए गए। संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। पुंछ जिले में संदिग्ध पैकेट, आईईडी, हथियार के अलावा ड्रग्स मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध पैकेट ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था, जिससे आतंकियों की मदद की जा सके, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के सांबा के फूलपुर इलाके में बुधवार को भी ड्रोन देखा गया था। ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण से बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी घुसपैठिए पोखरण बटालियन इलाके में घुस आए थे। कस्तूरी तलाई इलाके से घुसपैठियों को पकड़ा गया है। फिलहाल पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। दरअसल पाकिस्तान ड्रोन के जरिए सीमा से सटे जिलों को निशाना बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ताकि आतंकियों तक हथियार और गोला बारूद पहुंचाया जा सके। हालांकि ड्रोन मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल बर्फबारी होने के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों सेना के जवानों ने डोडा और उधमपुर के बर्फीले इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। बीते दिनों सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन के आसपास आतंकी छिपे हो सकते हैं। इनपुट के बाद से सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सघन और सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि सीमा पर सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश की आतंकवाद विरोधी लड़ाई में साल 2025 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के लिए कामयाबी भरा साल रहा। 26/11 मुंबई हमले की साजिश करता तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो या पहलगाम और दिल्ली आतंकी हमलों की गुत्थी सुलझाना हो, एनआईए ने इस साल कई बड़ी कामयाबियां हासिल की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 92% से ज्यादा की सजा दर के साथ आतंक और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली। साल 2025 एनआईए ने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को नई धार दी थी। एनआईए के लिए सबसे बड़ी कामयाबी 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा का अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण। अप्रैल 2025 में राणा को भारत लाया गया, जहां अब वो 166 बेगुनाहों की हत्या के मामले में इंसाफ का सामना कर रहा है। इसी साल यानी साल 2025 एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी सहयोगी अनमोल बिश्नोई को भी अमेरिका से डिपोर्ट कराया। 2022 से फरार अनमोल पर देश विदेश से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप हैं। अप्रैल 2025 में देश को झकझोर देने वाले पहलगाम आतंकी हमले मामले में भी एनआईए ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और उसके फ्रंट संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करते हुए एनआईए ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिनमें हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकी भी शामिल थे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में भी एनआईए ने तेजी दिखाते हुए हमले के 2 महीने में ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौर किया जाए तो इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा रोल निभाया। देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने की मुहिम के तहत एनआईए ने एलडब्ल्यूई से जुड़े 9 मामलों में जांच कर 34 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आंकड़ों की बात करें तो 2025 में एनआईए ने कुल 55 मामले दर्ज किए, 276 आरोपियों की गिरफ्तारी, 320 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और रिकॉर्ड 66 आरोपियों को दोषी साबित करने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान 12 आतंकियों और अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की गई। एनआईए ने आईएसआईएस, अल-कायदा, खालिस्तानी नेटवर्क, संगठित अपराध गिरोहों और मानव तस्करी रैकेट्स पर भी कड़ा प्रहार किया। डंकी रूट,
साइबर सेल्वरी और फर्जी करेंसी जैसे मामलों में भी कई बड़े खुलासे हुए। तकनीकी मोर्चे पर भी एजेंसी ने खुद को मजबूत किया। लॉस्ट लूटे गए सरकारी हथियारों का डेटाबेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस और क्रिप्टो करेंसी क्राइम में भी एसपीएल ट्रेनिंग। वही एनआईए ने भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को बखूबी तैयार किया। कुल मिला के 2025 एनआईए ने न सिर्फ आतंक और अपराध के खिलाफ हार्ड मैसेज दिया, बल्कि ये भी साबित किया कि देश की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की रिसोर्ट में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। घटना में 100 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि स्विट्जरलैंड ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार किया है। नए साल के मौके पर स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की रिसोर्ट में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका और उसके बाद लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्विट्जरलैंड पुलिस के अनुसार विस्फोट इतना तेज था कि बार के अंदर अफरा तफरी मच गई। स्विट्जरलैंड पुलिस के अनुसार मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जो नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ आए थे। लग्जरी स्की रिसोर्ट में विस्फोट के बाद स्विट्जरलैंड पुलिस एक्शन में है। पुलिस के अनुसार विस्फोट के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन मामले की जांच जारी है। धमाके के बाद पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में मरने वालों की पहचान करने का काम जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सोशल मीडिया पर सामने आए फुटेज में बार में आग जलती हुई दिखाई दी। पुलिस ने बताया कि प्रभावित लोगों के परिजनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। स्विट्जरलैंड में धमाके से नए साल का जश्न किस प्रकार मातम में बदल गया, समझिए। लग्जरी अल्पाइन स्की रिसोर्ट में धमाका हुआ। धमाका करीब रात 1:30 बजे हुआ। धमाके में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। धमाके में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। विस्फोट के समय बार में 150 लोग मौजूद थे। स्विट्जरलैंड ने आतंकी हमला मानने से इनकार किया है। खबरों के अनुसार पुलिस ने कहा है कि नए साल के जश्न के दौरान लगी आग के कारणों के बारे में कोई भी दावा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन आतंकी हमले की साजिश को स्विट्जरलैंड पुलिस ने नकार दिया है। स्विट्जरलैंड सरकार में संघीय आर्थिक मामलों और शिक्षा विभाग के प्रमुख गाय पार्डोलिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जो पल खुशी का होना चाहिए था, वो साल के पहले दिन फ्रांस मोंटाना में एक ऐसे मातम में तब्दील हो गया जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। विस्फोट के बाद स्विट्जरलैंड में दहशत है। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया। पुलिस के अनुसार धमाका उस वक्त हुआ जब रिसोर्ट में नए साल की पार्टी चल रही थी। धमाका देर रात करीब 1:30 बजे हुआ था, जब लोग जश्न में डूबे हुए थे। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार धमाका उस वक्त हुआ जब रिसोर्ट में नए साल की पार्टी चल रही थी। धमाका देर रात करीब 1:30 बजे हुआ था, जब लोग जश्न में डूबे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी और केंद्र सरकार ने असम और पश्चिम बंगाल को चुनाव से पहले सौगात दे दी है। खुद पीएम मोदी जल्द इसका उद्घाटन करने वाले हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस खबर की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने 2 चुनावी राज्यों को बड़ी सौगात दी है। पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी है। देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान गुरुवार को किया गया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट की घोषणा कर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम मोदी जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिजाइन किया गया था, चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिजाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके और एकदम नए तरीके से राइडिंग कंफर्ट आए।
इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है, तो वो दुनिया भर की बोगी डिज़ाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंडिया से भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले दिनों में गुवाहाटी टू कोलकाता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उम्मीद है कि इसका उद्घाटन अगले 15 से 20 दिनों में यानी 17 से 18 जनवरी के आसपास हो सकता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए किराया भी तय कर दिया गया है। गुवाहाटी से हावड़ा तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया थर्ड एसी के लिए लगभग 2300 रुपए खाने सहित होगा, जबकि सेकंड एसी का किराया लगभग 3000 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया 3600 रुपए होगा। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल के जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें असमीज़ फूड होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले स्वदेशी तकनीक से बने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था। ये ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर किया गया है, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। ये ट्रायल रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में हुआ था। ट्रायल के दौरान ट्रेन की राइड क्वालिटी, कंपन ब्रेकिंग सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक, सुरक्षा सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की जाँच की गई। सभी परीक्षणों में ट्रेन का प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक पाया गया और सीआरएस ने ट्रायल को सफल घोषित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस हाई स्पीड ट्रायल का वीडियो भी साझा किया था। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि तेज रफ्तार के बावजूद पानी से भरे ग्लास हिले नहीं और पानी नहीं गिरा। इससे ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता, आधुनिक सस्पेंशन और उन्नत तकनीक का पता चलता है। चलिए आपको बताते हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासियत क्या है। आरामदायक स्लीपर बर्थ, ऑटोमेटिक दरवाजे, आधुनिक शौचालय, फायर डिटेक्शन और सेफ्टी सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, कवच सुरक्षा प्रणाली, झटके रहित सेमी परमानेंट कपलर, सभी कोचों में सीसीटीवी, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय, सेंट्रलाइज्ड कोच मॉनिटरिंग सिस्टम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 6 महीने में 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। साल के अंत तक 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनकर आएगी। रेल मंत्री ने बताया कि गुवाहाटी कोलकाता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी में ही शुरू होगी। 1-2 दिन में फाइनल उद्घाटन ट्रेन की तारीख का ऐलान किया जाएगा, जबकि 15 से 20 दिन में ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नर्मदा आस्था, विश्वास और मां कहलाने वाली जीवन दायिनी नदी, लेकिन इसी नर्मदा तट पर आज सवालों के सैलाब उमड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की भेरुंदा तहसील से आई ये तस्वीर सिस्टम की उस लापरवाही को उजागर करते हैं, जहां कानून तो है लेकिन कागजों में है और जमीनी हकीकत ठीक इससे उलट है। सवाल साफ है, नर्मदा तट पर शराबबंदी आखिर कब जमीन पर हकीकत बनेगी? नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी का सरकारी ऐलान। ये नियम साफ है, लेकिन सीहोर जिले के भेरुंदा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब खुलेआम बन रही है, बिक भी रही है और पी भी जा रही है। भेरुंदा क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ग्राम वासुदेव आस्था का केंद्र है, लेकिन मंदिर के ठीक सामने किराने की दुकानों की आड़ में सरेआम कच्ची शराब की बिक्री हो रही है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन को ये सब दिखाई नहीं देता? इस अवैध शराब का असर सिर्फ कानून पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ रहा है। महिलाएं परेशान हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं, पढ़ाई चौपट हो रही है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, परिवारों की आर्थिक स्थिति और मानसिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जब सहन शक्ति जवाब दे गई तो महिला सड़क पर उतरी। भेरुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदगांव काछी की सैकड़ों महिलाएं
ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सीधे थाने पहुंची। जो नर्मदा के किनारे जब शासन का कहना था कि 5 किलोमीटर दारू दूर रहे, अरे यहाँ तो माई में उतर रही है दारू सर, नदी में उतर रही, नीलकंठ से लेके तो डिमांड तक उतर रही है। आप जाके देखो वहाँ पे कोई दीदी मर जाती है तो प्रशासन ये कहती है कि दीदी गलती हो गई। सर दीदी गलती नहीं है, आप उसके घर में जाके देखो, उसके घर खाने का पीने का कुछ भी नहीं रहते। महिलाओं ने थाना प्रभारी घनश्याम दांगी को ज्ञापन सौंपा। साफ कहा कि लाडली बहन योजना के 1500 रुपए नहीं चाहिए, बस गांव को शराब मुक्त कर दीजिए। नर्मदा किनारे बसे गांव में ये पहला विरोध नहीं, इससे पहले भी कई बार शिकायत हुई, लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से साफ कह रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात है, कच्ची शराब बंद होनी चाहिए। अब ये दारू बड़ी खराब चीज है, ये इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती और कई बार गड़बड़ भी करते, छेड़ा छाड़ी, बहन बेटियों को परेशान करना। और इसलिए कोई भी दारू की दुकान हो, दारू का वो तो हाथे बंद ही हो जाएंगे, सड़क हो, कहीं बैठ के दारू नहीं पी पाएगा। जब नियम भी साफ है, नेता भी मंच से बोल चुके हैं, तो सवाल ये नहीं कि नर्मदा किनारे अवैध शराब आखिर कब बंद होगी। आस्था के केंद्र नर्मदा तट और गांव की बेटियां तीनों आज जवाब मांग रही हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और शराब बंदी को जमीन पर कब उतारा जाएगा। सीहोर से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट, इंडिया डेली। अंग्रेजी नववर्ष का आगाज हो चुका है और नए साल के पहले दिन देश के मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखा गया। लोगों ने अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन भगवान से प्रार्थना करते नजर आए, मंदिरों में भगवान के दर्शन करते नजर आए। अधिकतर लोगों ने नए साल की शुरुआत भगवान की पूजा अर्चना के साथ की। नया साल 2026 के पहले दिन ही पूरे देश में भक्ति और उत्साह देखने को मिला। लोग पार्टी और जश्न की जगह मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सुबह से ही देश के कई प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। नए साल की शुरुआत हर कोई भगवान के दर्शन और पूजा के साथ करना चाहता है। नए साल के मौके पर ठंड के बावजूद आस्था का जोश हाई दिखा। लोग परिवारों के साथ मंदिर गए और सुख समृद्धि की कामना की। नए साल के अवसर पर देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लोगों का सैलाब देखने को मिला। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ में दर्शन के लिए श्रद्धालु 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली में झंडेवालान मंदिर और कालकाजी मंदिर की हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। झंडेवालान मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन के लिए लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार करते दिखे, जबकि इसी तरह कालकाजी मंदिर में भक्तों ने देवी के सामने सिर झुकाकर नए साल की खुशियां मांगी। लोधी रोड स्थित साईं बाबा मंदिर में भी सुबह की आरती में काफी लोग शामिल हुए। मैम, नया साल आज पहले दिन है, माँ काली माँ के दर्शन करने आए हैं, क्या मनोकामना, क्या मंगल कामना लेके आए हैं? सर जय माता दी। सर ये कि नए साल पे हमने ये सोचा था कि आज नए साल के पहले दिन की शुरुआत माता से ही करेंगे और ये सब माता की कृपा है और श्रद्धालु आए हैं सभी मनोकामना लेके, ये माता रानी जरूर पूरी करेंगे। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोई खास कामना लेके आए हैं आज मंदिर में? जी सर लेके आए हैं और माता जरूर पूरी करेंगे, ये हमें अपने यहाँ पे पूरा गर्व है। जय माता दी। माता के दर्शन करने आज पहला दिन है, क्या मनोकामना और क्या कामना लेके मंदिर में आए हैं माता के? माता के आए हैं, हम करें सभी की मनोकामना पूरियाँ हो। नया साल है, सभी के लिए अच्छा हो, सभी की माता रानी मनोकामना पूरियाँ करे। कितने बजे लाइन में लगे थे आप? हम तो सुबह 6 बजे लगे थे। 6 बजे लाइन में लगे थे। सर से यही कृपा करते हैं कि नए साल में सभी को तरक्की दे और सभी कारोबार में बरकत दे और
जय सीताराम। जहाँ नए साल के मौके पर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में नए साल के पहले दिन हजारों श्रद्धालु जुटे। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोग रात से ही लाइन लगा रखी थी। मंदिर ट्रस्ट ने विशेष इंतजाम किए ताकि भीड़ को संभाला जा सके। दूसरी ओर नए साल के मौके पर एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में सैकड़ों लोग शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह की मंगला आरती में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे। आसपास के घाटों पर भी गंगा आरती हुई, जहां लोग नए साल की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नए साल के आगाज के साथ सैलानियों ने शिमला में बर्फबारी का लुत्फ उठाया। मनाली और गुलमर्ग में भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले। नए साल का आगाज हो गया है। देश भर में साल 2026 को लेकर धूमधाम से जश्न मनाया गया। नए साल का जश्न लोगों ने बर्फबारी के बीच पहाड़ों पर भी मनाया। पहाड़ी राज्यों में खासकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने नए साल के जश्न को और भी बढ़ा दिया। सैलानियों ने बर्फ में नए साल का लुत्फ उठाया। पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ भी उमड़ी रही। शिमला, मनाली और गुलमर्ग जैसे इलाकों में सैलानियों की खूब भीड़ देखने को मिली। हालांकि कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार भी थमी हुई देखी गई। पहाड़ी राज्यों से लेकर पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। ठंड के बावजूद लोगों ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जाकर बर्फबारी वाले इलाके में नए साल का जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर बर्फ फेंक कर मस्ती भी की। ताजा बर्फबारी ने नए साल के जश्न को और दोगुना कर दिया। नए साल पर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग इलाके में बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों ने आनंद लिया। बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती का भी पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग जिले के गांदरबल इलाके में बर्फबारी के बाद पूरी घाटी में बर्फ जमी हुई दिखी। पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई देखी गई। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोमिया फोर्स के जवानों ने पीर पंजाल रेंज में 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तलाशी अभियान चलाया। आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखकर ये सर्च अभियान चलाया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सेना और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर हैं। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में काफी सैलानियों के आने से स्थानीय काफी खुश हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो पर्यटन पर ब्रेक लग गया था, अब उसमें फिर से गति मिलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।